हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती क्या है। देखिए, इरविंग फिशर ने 1930 में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है कि जो इनकम रिसीव करते हैं हम कॉस्ट को घटाने के बाद किसी भी एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल से, यानी कि आपने क्या किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, एक एडिशनल यूनिट कैपिटल की लगाई, उस एडिशनल यूनिट पर हमें कितनी इनकम रिसीव हुई, कॉस्ट को हम यदि उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास जो आता है उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, या हम इसे रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं ओवर कॉस्ट। या मार्जिनल एफिशिएंसी का मतलब कुल मिलाकर है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो भी नई इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें किस रेट से एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, आप कह सकते हैं वो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सपोज़ कीजिए एक मशीन का प्राइस है 25,000, उसकी ड्यूरेशन है लाइफ की 10 साल की, मशीन 10 साल चलेगी। तो 10 साल में मान लेते हैं हम कि 10 साल में जो इनकम मिलेगी उस मशीन को यूज़ करने से वो 50,000 रुपये मिलेगी। तो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी निकालें या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालें, 50,000 हमें इनकम मिलेगी, 25,000 उस मशीन की कीमत थी, तो 50,000 माइनस 25,000 हमारे पास आ गया 25,000, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमने कहा कि वो मशीन कितने साल के लिए काम करेगी, 10 साल के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट यदि हम निकालते हैं तो 25,000 को 10 से यदि आप डिवाइड कर देंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 2,500, यानी कि ये एवरेज प्रॉफिट है आपका, जो कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है, 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर। तो अब हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, यानी कि ये जो रिटर्न आ रहा है ये किस दर से आ रहा है, वो रेट ऑफ रिटर्न आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट पर, 25,000 की इन्वेस्टमेंट पर, और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 10% आ जाएगा। ये 10% क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि हमने जो नई इन्वेस्टमेंट की थी, नई मशीन खरीदी थी, एडिशनल यूनिट, उससे हमें किस दर से प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी है, ये जो रेट ऑफ रिटर्न है प्रॉफिट का, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी अनुमानित आय, और दूसरा सप्लाई प्राइस यानी पूर्ति कीमत। पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड की। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, किसी भी जब कैपिटल को आप लगा रहे हैं तो उससे उसके लाइफ टाइम में आपको कितना एग्रीगेट रिटर्न मिलेगा, वो उस मशीन का, वो उस कैपिटल का प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखिए इस इक्वेशन में दिखाया गया है, पी वाई प्रोस्पेक्टिव यील्ड कैसे निकला, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 प्लस अप टू Qn। मान लीजिए n टाइम पीरियड है, तो Q1 में कितना आपको उस कैपिटल एसेट को लगाने से एनुअल रिटर्न मिला, Q2 में कितना मिला, और n टाइम पीरियड है तो n टाइम पीरियड तक कितना मिला। यानी कि आपने जो भी मशीन लगाई थी उससे यदि उसकी n टाइम की लाइफ है तो n टाइम पीरियड में टोटल कितना एग्रीगेट रिटर्न मिल रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड कहलाता है। दूसरा चीज़ क्या आती है, सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस क्या होता है, किसी भी कैपिटल को, एसेट को जब आप खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं सप्लाई प्राइस। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो भी एसेट आप नया खरीद रहे हैं और उसके लिए आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो आपका सप्लाई प्राइस कहलाएगा। एग्जिस्टिंग एसेट की कॉस्ट को आप सप्लाई प्राइस में नहीं कह सकते, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, एसेट है, आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह यदि नया लें तो उस पर जो खर्चा होगा या जो नई
एसेट को ख़रीदने में जो कॉस्ट आएगी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी सप्लाई प्राइस कहलाएगी। कुल मिलाकर जो भी मशीन को ख़रीदने पर, नई मशीन को ख़रीदने पर पैसे लगते हैं, खर्चा होता है, उसको हम सप्लाई प्राइस कहते हैं। फिर हमें क्या डिसाइड करना था? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो चीज़ों पर हमने कहा डिपेंड कर रही है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड पर और सप्लाई प्राइस पर। अब इनको हम कैसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ नीचे देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव यील्ड किसके बराबर होता है? सप्लाई प्राइस इंटू 1 प्लस एम। एम यहाँ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी वाई क्या है? पी वाई वन क्या है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि जब आपने मशीन लगाई पहले साल में आपको कितना जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो मिल रहा है, और कितना एसपी सप्लाई प्राइस है मशीन का, 1 प्लस एम कितनी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैथ्स में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि फ्यूचर वैल्यू पी वाई, यानी कि उस मशीन से हमें कितनी आय होने वाली है, किसके इक्वल होगी? प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि सप्लाई प्राइस, जो भी उस मशीन का सप्लाई प्राइस है, इंटू 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो रेट ऑफ प्रॉफिट है। अब इस इक्वेशन में यदि हमें सप्लाई प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो सप्लाई प्राइस को हम इधर रख लेंगे, इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस एम है, ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो सप्लाई प्राइस किसके इक्वल होगा? पी वाई वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम। इसी तरीके से सेकेंड टाइम पीरियड में, सेकेंड ईयर में आप निकालेंगे तो पी वाई वन इंटू 1 प्लस एम। यहाँ पर अब क्योंकि सेकेंड टाइम पीरियड में प्रोस्पेक्टिव यील्ड देख रहे हैं तो सेकेंड टाइम पीरियड का प्रोस्पेक्टिव यील्ड किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट टाइम के प्रोस्पेक्टिव यील्ड पर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पी वाई वन आपका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट, जबकि पिछली इक्वेशन में प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? एस पी यानी सप्लाई प्राइस। तो अब यहाँ पर पी वाई वन आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 प्लस एम, यानी एम क्या था? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? पी वाई वन की वैल्यू रख देंगे। पी वाई वन की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? पिछली इक्वेशन से। पिछली इक्वेशन में हमने देखा था पी वाई वन किसके इक्वल होगा? एस पी इंटू 1 प्लस एम। तो इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पी वाई टू। पी वाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस पी इंटू 1 प्लस एम। पी वाई वन की वैल्यू पुट करने के बाद फिर क्या बचा? 1 प्लस एम। तो इसको हम लिख सकते हैं एस पी 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम का स्क्वायर। फिर हम क्या निकालना चाहें? मान लीजिए सप्लाई प्राइस। तो सप्लाई प्राइस कैसे निकलेगा? पी वाई टू इधर एस पी के मल्टीप्लाई में 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर को इधर डिवाइड में ले आएंगे। तो सप्लाई प्राइस एस पी किसके इक्वल होगा? पी वाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरीके से हम थर्ड टाइम की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। पी वाई थ्री किसके इक्वल होगा? पी वाई टू। अब क्योंकि हम पी वाई टू कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगा? पी वाई टू इंटू 1 प्लस एम। फिर हम इसी तरीके से इक्वेशन में पी वाई टू की वैल्यू पुट कर देंगे। पी वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे, पी वाई टू क्या किसके इक्वल था? एस पी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एस पी इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम, ये बन गया एस पी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम का क्यूब। अब यहाँ से सप्लाई प्राइस यदि हम निकालना चाहते हैं तो पी वाई थ्री के नीचे चला जाएगा 1 प्लस एम का क्यूब। तो इस तरीके से सप्लाई प्राइस भी निकाल सकते हैं। अब हम लाइफ टाइम के एग्रीगेट की बात करते हैं। तो सप्लाई प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा? मान लेते हैं हम लाइफ कितनी है उस मशीन की? n टाइम्स, n ईयर्स के लिए। तो n ईयर्स में या टोटल लाइफ में यदि हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड की और सप्लाई, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस का क्या रिलेशन होगा उसको देखते हैं। अब एस पी निकाला था हमने, मान लीजिए एस पी हमने कैलकुलेट किया कहाँ? फर्स्ट टर्म के लिए कैलकुलेट किया था। पहले यहाँ आ जाते हैं वापस, पी वाई वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम। फिर हमने सेकेंड टर्म के लिए कैलकुलेट किया पी वाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर।
फिर हमने थर्ड टर्म के लिए कैलकुलेट किया py3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यूब, यानी कि जिस भी टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं py उतना ही हो जाता है, 1 प्लस m की पावर भी उतनी ही हो जाती है। तो sp इन टोटल क्या बनेगा, py1 पहले टाइम पीरियड के लिए 1 प्लस m की पावर 1, फिर दूसरे टाइम पीरियड के लिए py2 1 प्लस m का स्क्वायर, तीसरे टाइम पीरियड के लिए py क्यूब 1 प्लस एम क्यूब। इसी तरीके से nth टाइम पीरियड तक यदि कैलकुलेट करेंगे तो nth टाइम पीरियड में py n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम की पावर n, फिर इन सब का एग्रीगेट के इक्वल होगा आपका सप्लाई प्राइस। तो जो मशीन की लाइफ टाइम है n ईयर्स के लिए, उसमें आपके पास प्रोस्पेक्टिव यील्ड py है और सप्लाई प्राइस sp है। तो ये इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है फर्दर, sp इज इक्वल टू p, इन सब का एग्रीगेट करेंगे, सम करेंगे तो py डिवाइडेड बाय n टाइम पीरियड्स के लिए 1 प्लस m की पावर n। अब टोटल प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ गया, डिवाइडेड बाय n टाइम पीरियड्स के लिए था 1 प्लस m की पावर n के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, py प्रोस्पेक्टिव यील्ड यदि निकालना है तो ये 1 प्लस m की पावर n यहाँ नीचे डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो sp इंटू 1 प्लस m की पावर n मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल टू py। तो 1 प्लस m की पावर n किसके इक्वल हो गया, py। sp को इधर नीचे ले गए तो डिवाइड में आ गया। फिर 1 प्लस m की पावर, अगर इधर पावर n थी, इधर अगर पावर रिमूव करेंगे तो nth रूट लेंगे, nth रूट लेंगे तो 1 प्लस m के nth रूट से n पावर हट जाएगी और इधर पर nth रूट आ जाएगा। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली m यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो m किसके इक्वल होगा, nth रूट ऑफ py डिवाइडेड बाय sp, इधर जाकर 1 प्लस है, इधर जाकर 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बेसिकली सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड के बीच के रिलेशन के थ्रू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला जनरेट किया है। यदि हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, nth रूट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस माइनस 1। इसी के साथ हम एक और तरीके से इसकी बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एमईसी इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ डिस्काउंट वो रेट है जहाँ पर आप किसी भी कैपिटल एसेट की फ्यूचर वैल्यू को उसके प्रेजेंट वैल्यू के इक्वलाइज कर सकते हैं। तो सप्लाई प्राइस की यदि हम बात करें, सप्लाई प्राइस किसी भी एसेट का प्रेजेंट वैल्यू होता है जो कि कॉस्ट होती है उस एसेट की, और प्रोस्पेक्टिव यील्ड उस एसेट का क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू होता है। तो फ्यूचर वैल्यू यानी प्रोस्पेक्टिव यील्ड को किसके इक्वल करना है, सप्लाई प्राइस के। और वो कैसे कर सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट से या रेट ऑफ डिस्काउंट से, जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल करेगी। तो डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड का क्या मतलब होगा कि प्रेजेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा या सप्लाई प्राइस के इक्वल हो जाएगा, और वो डिस्काउंटेड रेट क्या होगी, MAC। क्योंकि जब भी हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकाल रहे हैं तो वो क्या है, एक तरीके से लाइफ टाइम में आपने किस रेट से आपको इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, उसको एडअप करके हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकालते हैं। तो अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड से सप्लाई प्राइस निकालना है तो MAC ही डिस्काउंट रेट का काम करेगी। तो सप्लाई प्राइस किसके इक्वल होगा, हमने पीछे ये इक्वेशन ड्राइव की थी, py1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, py2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। इसी तरीके से सो ऑन n टाइम पीरियड्स तक है। यदि उस जो कैपिटल आपने खरीदी है मशीन, उसकी लाइफ, तो pyn डिवाइडेड बाय 1 प्लस m की पावर n। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन है जहाँ पर आप सप्लाई प्राइस को m यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की हेल्प से डिस्काउंट करके प्रोस्पेक्टिव यील्ड के इक्वल ला सकते हैं। कैसे, हम इस चीज़ को न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं एक बार। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि टोटल जो सप्लाई प्राइस है वो एसेट का 1800 है। टोटल लाइफ स्पेन मान के चले हैं 2 ईयर्स की है। फर्स्ट ईयर में जो इनकम हो रही है 1050, सेकेंड ईयर में हो रही है 882। तो
फॉर्मूले में वैल्यूज़ जब हम पुट कर देते हैं, सप्लाई प्राइस 1800 रुपये था और फर्स्ट ईयर की इनकम 1050 PY1 यानी कि डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम। एम मतलब कितनी रेट से डिस्काउंट हो रहा है आप कह सकते हैं। इसी तरीके से PY2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो PY2 क्या है 882, जो सेकंड टाइम पीरियड में हमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो रहा है। और साथ में हम क्या लेकर चल रहे हैं, 5% आपका क्या है रेट ऑफ डिस्काउंट। यदि 5% रेट ऑफ डिस्काउंट है यानी कि MAC की वैल्यू कितना है 5%, तो 1 प्लस एम यानी 5% को हम लिख सकते हैं 0.05। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में 1 प्लस एम का स्क्वायर था तो 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर। 1800 इधर कैलकुलेट होकर 1000 इधर कैलकुलेट होकर आ गया 800, यानी 1800 किसके इक्वल आ गया 1800 के। कब ये इक्वालिटी में आए, जब हम रेट ऑफ डिस्काउंट या MAC की वैल्यू कितनी लेकर चले हैं 5%। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या है, वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड, एक एसेट के प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी उसकी फ्यूचर वैल्यू को उसकी सप्लाई प्राइस यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वलाइज करती है।